नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका आतंकी कनेक्शन मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इससे जुड़े 8 संगठन बैन के दायरे में हैं, लेकिन पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई को बैन के दायरे में नहीं लाया गया है। कांग्रेस ने इसे ही अब मुद्दा बनाया है और कांग्रेस इस पर सवाल कर रही है कि जब पुख्ता सबूत आपके पास हैं ही तो फिर एसडीपीआई को भी बैन क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है और इसलिए एसडीपीआई से मोहब्बत दिखा रही। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर एसडीपीआई पर बैन नहीं लगा तो कांग्रेस को बेचैनी क्यों है। देखते हैं रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों से कथित संबंध रखने और देश में नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन लगा दिया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को बख्श दिया है। अब कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार और बीजेपी से सवाल कर रही है कि एसडीपीआई भी पीएफआई का ही राजनीतिक अंग है तो इसे बैन क्यों नहीं किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी 2023 के चुनाव में ध्रुवीकरण कर वोट पाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास की सरकार के पास अगर कोई ठोस प्रमाण है, ठोस सबूत हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम संगठन जुड़े हुए होंगे, वो प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन क्या भाजपा की सरकार राजनीति कर रही है कि कहीं प्रतिबंध है तो कहीं पर अनुमति है? ये बहुत बड़े सवाल के निशान खड़े करते हैं सरकार के कामकाज के ऊपर कि अगर ठोस सबूत हैं तो प्रतिबंध लगाया जाए सबके ऊपर, और ठोस सबूत नहीं है तो फिर किस बात का दिखावा किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या ध्रुवीकरण के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं? ये समझ से परे है। भाजपा की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कारण है और क्या कारण है प्रतिबंध लगाने के और नहीं लगाने के। ये सारी चीजों के ऊपर स्पष्टीकरण आएगा तो सही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के माध्यम से वोट बैंक जो है अपना संभालना चाहती है और दूसरों के वोट में सेंध लगाना चाहती है। हो सकता है कि आज की तारीख में प्रतिबंध और अनुमति जो है भाजपा की सरकार के अंदर वोट बैंक के हिसाब से दी जा रही हो। अगर ठोस सबूत हैं तो फिर उसको बैन किया जाए और ठोस सबूत नहीं है तो सरकार अपना स्पष्ट करे रुख कि वो करना क्या चाहती है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि पीएफआई पर बीजेपी के कहने पर नहीं बल्कि केंद्र की जांच एजेंसियों के रिपोर्ट के आधार पर बैन लगाया गया है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसे हर मुद्दे में ही सियासत नजर आती है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है कि हमारे कहने पर संगठन बैन नहीं होते हैं। ये कार्रवाई कोई भारतीय जनता पार्टी की डिमांड पर, मांग पर नहीं हुई है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके अपने सूत्रों ने जो बताया उस पर कार्रवाई की है। कांग्रेस हर हमेशा जाति के आधार पर कह लीजिए, धर्म के आधार पर कह लीजिए, इसलिए वो बार बार मुसलमानों को बरगलाती रही, मुसलमानों को देश के खिलाफ बोलने के लिए उकसाती रही, मुसलमानों के अंदर राष्ट्रीयता पैदा नहीं होने दी। अब मुसलमान धीरे धीरे एक रस होने की कोशिश करता है तो उसमें कोई ना कोई जब आतंकवादी भी घटना होती है और उस पर भी जब एक्शन होता है तो कांग्रेस को उसमें राजनीतिक बू आने लगती है। ये कांग्रेस का सोचने का तरीका हो सकता है। हमारे सोचने का तरीका सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है। हमें किसी राजनीतिक, ना कांग्रेस से राजनीति की दुश्मनी है, ना सपा से है, ना बासपा से है, ना मुस्लिम संगठन से है। जिसको राजनीति करना है करे, वो अपने वोट बटोरे, अपने वोट की राजनीति करे, पर देश के साथ हम किसी को राजनीति नहीं करने देंगे। ये सोच भारत सरकार का है और भारत की जांच एजेंसी। कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग से इतर पीएफआई के जिस पॉलिटिकल विंग की बात हो रही है उसका इतिहास और वर्तमान जानना भी जरूरी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई 21 जून 2009 को वजूद में आई। इसके फाउंडर के तौर पर इरापुंगल अबू बेकर का नाम आता है। 13 अप्रैल 2010 को एसडीपीआई चुनाव आयोग में राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई। मौजूदा वक्त में एमके फैजी इसके अध्यक्ष हैं। एसडीपीआई अब मध्य प्रदेश में धीरे धीरे पैर पसार रही है।
हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में भी इसने कई इलाकों में अपने पार्षद पद के प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें से नीमच नगर पालिका में एसडीपीआई के 3 पार्षद जीत कर आए। ऐसे में कांग्रेस को आशंका है कि 2023 के चुनाव में अगर एसडीपीआई के प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सवाल कांग्रेस उठा रही है कि पीएफआई पर बैन तो एसडीपीआई पर क्यों नहीं, क्योंकि उसी का तो संगठन है, ये उसी का साथ का संगठन है। हमारे साथ खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कैलाश सोनी, आप राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। कैलाश जी, स्वागत आपका। चौधरी राकेश सिंह, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। कैलाश जी, आखिर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या आपको लगता है कि इस सवाल में दम है? देखिए, ये जो पीएफआई पर बैन है, ये इनके ऊपर जांच के आधार पे राष्ट्रद्रोही गतिविधियों के प्रमाण हैं और इसकी जांच में भी ये बात की पुष्टि हो गई है। इस कारण से पीएफआई पे बैन लगाया गया है। बाकी का जो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है, उसकी भी ये विभाग जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, ये जांच करेगा और इसके खिलाफ भी ये प्रमाण यदि मिलते हैं, इनके जो मेंबरान हैं, इनकी यदि कनेक्टिविटी पाई जाती है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ये भी नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बिना जांच के ये कार्रवाई संभव नहीं है। इमरजेंसी नहीं है कि किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर दी जाए। डेमोक्रेसी में बिना जांच के, बिना सबूत के, बिना प्रमाण के, मतलब आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी है और बगैर जांच के, बगैर सबूत के कोई कार्रवाई की नहीं जाती। जो अभी मिला है, सबूत जो आए हैं, जो जांच में सामने आया है, पीएफआई का नाम सामने आया है। चौधरी राकेश सिंह साहब, सीधे सीधे आरोप ये भी हैं या इसके पीछे गणित ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस का गणित है कि ये ध्रुवीकरण करने के लिए सब कुछ हो रहा है और कांग्रेस को अपने वोट बैंक में सेंध लगती हुई नजर आ रही। क्या कहेंगे? मैं श्रीमान सोनी जी को भी सुन रहा हूँ, राज्यसभा सदस्य। मैं पक्षधर नहीं हूं कि एसडीपीआई को बैन किया जाए या उसको बैन ना किया जाए, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूं कि अगर किसी संस्था का नाम देश में आतंकवाद फैलाने में आता है, अगर किसी संस्था का नाम देश में आतंकवादी गतिविधियों में, या कई ऐसे जैसे अभी बेंगलोर में जो घटनाएं हुई, जो वहां पे आंदोलन हुए और जो हिंसक घटनाएं हुई, उसमें एसडीपीआई का नाम आया एजेंसी के सामने। बेंगलोर की जितने भी ये घटनाएं हुई है उसमें, तो जब किसी राजनीति में ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी धर्म से जुड़ता है, अगर किसी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ता है, देशद्रोही गतिविधियों से जुड़ता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। बेंगलोर के जितने भी अभी घटनाएं हुई हैं, जितने भी वहां दंगे हुए हैं, उसमें एसडीपीआई का हाथ होना साफ जाहिर हुआ है और केंद्र की एजेंसियों को मालूम भी है। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि बैन करें ना करें, लेकिन मूल बात यह है ये देश के लिए खतरा है, जो समाज के लिए खतरा है, वो राजनीतिक दल नहीं है। चाहे कितना भी डेमोक्रेसी का देश हो, ये अलाउ नहीं करता है कि वो दंगे कराए, वो फसाद कराए, वो लोगों में व्यवधान पैदा करे, जातिगत समीकरण बिठा ले और ध्रुवीकरण की राजनीति करे, तुष्टीकरण की राजनीति करे। इस तरीके का हमारा संविधान कतई अलाउ नहीं करता है कि ऐसे राजनीतिक दल को मान्यता देना चाहिए। अब लेकिन चूंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको ये निर्णय करना है कि चुनाव आयोग उस पर क्या कार्रवाई करे, केंद्र की एजेंसियां उस पर क्या कार्रवाई करे। अब जिस पे कार्रवाई करना है उस पर कार्रवाई कर लेते हैं अमित साहब, और जिस पे कार्रवाई नहीं करना है उनको ढील देते हैं, उनको छुट्टा छोड़ देते हैं।
शोभुद्दीन ओवैसी जो, अब उनकी भाषा अगर देखो तो कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है। ओवैसी को तो पहले बैन करना चाहिए। इतने गंदे स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति, इतनी अराजकता फैलाने वाले स्टेटमेंट, इतने धार्मिक उन्माद फैलाने वाले स्टेटमेंट, ऐसे तमाम धर्मों का अपमान करने वाले स्टेटमेंट जो शोभुद्दीन ओवैसी देता है, अगर उसको बैन नहीं कर पा रही है केंद्र की सरकार, तो मैं मानता हूं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी सीधी सीधी तुष्टीकरण की राजनीति है कि जो मुस्लिम वोट काटने के लिए राजनीतिक दल रहेगा, उस राजनीतिक दल को ये कतई बैन नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी, मैं आपके पास आता हूं। आप सुन रहे होंगे राकेश सिंह जी को, और ये कांग्रेस की तरफ से ये जिस प्रकार से ओवैसी या एसडीपीआई को लेकर बातें अभी हमने सुनी है, इसके पहले शायद हमने इतने मुखर रूप से तो सुनी नहीं। आखिर ये क्या सियासत चल रही है, क्या आप देखते हैं इसको? देखिए पुनीत जी, इसमें दो पहलू हैं। एक तो आप सियासत का पहलू है, और दूसरा है कि जिन हालातों में पीएफआई को यदि बैन किया है और उसका कोई संगठन राजनीतिक रूप से सक्रिय है और यदि उस पर कोई शंकाएं उठ रही, तो चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर उस पर एक संज्ञान लेना चाहिए और कम से कम इस विषय की पुष्टि तो करनी चाहिए, और जांच का जो भी नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है उस पर चलना चाहिए। अब कांग्रेस की जो चिंता है वो स्वाभाविक चिंता है। आप देखिए, चाहे आप एसडीपीआई हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, या जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, जो कांग्रेस का जो कमिटेड वोटर रहा है, आप माइनॉरिटी को ले लीजिए, एससी को ले लीजिए, एसटी को ले लीजिए, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत इसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। और ये जब वोट बैंक कमजोर होता है या डिवीजन होता है, इलेक्शन में वोट का डिवीजन, जो से हम पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में तो हम लगातार देख रहे हैं कि उसके पॉलिटिकल मैनेजमेंट के कारण ही आप आदिवासियों की सीटें कांग्रेस पार्टी लूज करती है। पिछले चुनाव में यदि जीतती है तो थोड़ा सा लाभ होता है। अनुसूचित जाति वर्ग की सीटें उसकी कुछ कमजोर होती हैं, और अल्पसंख्यकों में हमने देखा ना, ताजा चुनाव नगरीय निकाय का चुनाव है, यदि बुरहानपुर की सीट कांग्रेस जीतते जीतते हार जाती है महापौर की, तो निश्चित तौर पर ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट का पार्ट है। और नीमच में जिस तरह से एसडीपीआई ने अपने 3 उम्मीदवार यदि जिताए हैं, तो निश्चित तौर पे इसका जो असर होगा मालवा, मध्य भारत ही नहीं और भी इलाकों में होगा, जो कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव में नुकसानदेह होगा। ठीक है, आप मतलब ये कह रहे हैं कि नुकसानदेह होगा, लेकिन मैं समझना चाहूंगा, राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैलाश जी। कैलाश जी, आपने क्या एसडीपीआई के बयानों पर कभी गौर किया है कि एसडीपीआई की तरफ से जो बयान आते हैं उस पर आपने ध्यान दिया है? क्योंकि हमने कभी सुना नहीं कि एसडीपीआई को लेकर बीजेपी कभी उसे टारगेट पर लेती हो। देखिए, जितने भी राष्ट्रद्रोही काम हैं उस पे आज आजादी को 75 साल हो गए। इस पे संज्ञान लेने का काम कांग्रेस पार्टी ने कब किया? यदि समय रहते इन पर संज्ञान कांग्रेस पार्टी, चाहे कश्मीर हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, यहां पे इतने कॉन्क्रीट सबूत आए तो उनको छुपाने का काम किया। यदि प्रारंभिक काल में इस मनोवृत्ति पे, जो राष्ट्रद्रोही मनोवृत्ति है, इस पे संज्ञान लिया गया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती। आज एक राजनीतिक दल है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, और पहली बार इस ताकत के साथ, इस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ, आखिर 3 तलाक के मामले में ये अमानुषिक जो इनिक्टमेंट है, जो कानून है, जो विधान है, उस पर संज्ञान लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि नहीं किया? पीएफआई पे कांग्रेस ने समय रहते कितने साल इनके हुकूमत रही, और भी अपने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर समय समय पर उंगली उठाई जाती रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पे संज्ञान नहीं लिया। अभी पीएफआई पे संज्ञान लिया है
हम कांग्रेस के लोगों को साधुवाद देना चाहते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल विंग है उसके संबंध में उनने जो शंकाएं उठाई हैं, निश्चित रूप से हमारी जो रक्षा संस्थान है वो उसको संज्ञान में लेंगे और माकूल ठीक समय पे तथ्यों के आधार पे कोई बख्शा नहीं जाएगा इस देश में। माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए, माननीय अमित शाह जी के रहते हुए अब इस देश में रहना होगा तो हमें राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा के साथ रहना होगा। नहीं, आप कह रहे हैं राष्ट्र के प्रति निष्ठा के साथ रहना होगा, ये बात ठीक है, लेकिन ये पीएफआई को लेकर केंद्र की तरफ से जब अलर्ट हुआ, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई, तब ये बात पता चली। अभी हाल ही में हमने खबर दिखाई थी कि एक महागठबंधन मध्य प्रदेश में तैयार हो रहा था, जो अलग अलग संगठन जो हैं, आतंकी संगठन कथित रूप से, वो सब मिलकर एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे। इतनी नेटवर्किंग चल रही थी। फिर यह बात सामने आई कि मध्य प्रदेश में जो 227 दंगे हुए हैं बीते सालों में, उसकी जांच की जाएगी, कहीं इसमें पीएफआई का हाथ तो नहीं है। लेकिन ये सारी बातें इतने वक्त से हम देख रहे हैं कि शासन में कौन है मध्य प्रदेश में, ये सारी बातें तब फिर कहां चली जाती हैं जब ये कहा जाता है कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम देशभक्त हैं, तो ये सारी बातें कहां चली जाती? अभी तक इस बारे में केंद्र की तरफ से एजेंसी सक्रिय हुई तो पता चला, अभी तक तो कुछ पता भी नहीं चल रहा था। मध्य प्रदेश में सिमी के खिलाफ सक्षम कार्रवाई ये किसने की? सिमी के कितने गुर्गों को पकड़ करके और उन्हें सजा तक प्राप्त हो गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई मध्य प्रदेश में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। अभी ये सारी बातें, अभी पीएफआई के बैन के बाद ये सारी बातें, सारे तथ्य सारे लोग उजागर कर रहे हैं और ये सबका धर्म बनता है कि जो भी तथ्य हैं, जो भी हमारे पास जानकारियां हैं, जो भी हमारी शंका कुशंकाएं हैं, इनको प्रॉपर एजेंसी तक पहुंचाने का हमारा धर्म बनता है और उसके आधार पर संज्ञान हमारी हुकूमत को भी लेना ही होगा। इसके अलावा कोई रूट नहीं है और हम विश्वास कर सकते हैं कि ये सरकार, केंद्र की सरकार भी और मध्य प्रदेश की सरकार, ऐसे जो तथ्य हैं इनके आधार पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं। आप राकेश सिंह जी, मैं आप ही के आता हूं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या आप सुन भी रहे हैं? आपको साधुवाद भी मिल गया कि आप लोगों ने सवाल उठाया कि एसडीपीआई को बैन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी भी हम जांच कराएंगे और जरूर से जरूर अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो कार्रवाई देखने को मिलेगी, ये कहा जा रहा है। स्वामी जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ सिमी जी के कि मध्य प्रदेश में सिमी को बैन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया था, शिवराज सिंह की गवर्नमेंट ने, उमा भारती ने और बाबूलाल गौर की सरकार ने नहीं किया था। उससे पहले सिमी मध्य प्रदेश में बैन हो चुके थे। दूसरा, उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं, बहुत राष्ट्रवाद की बातें कर ली उन्होंने, बहुत बता दिया। इस हिंदुस्तान में इससे बड़ी घटना कभी नहीं हुई जब जेल में जो दुर्धंध आतंकवादी बंद था और उसको ले जाके बिरयानी खिला के काबुल में छोड़ के आया हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री। तब सरकार भैया किसकी थी? वो दक्षिण पंथियों की सरकार थी। ऐसा उदाहरण हिंदुस्तान में 75 वर्षों में आजादी में कभी नहीं मिला जो श्रीमान रक्षा मंत्री खुद लेके गए उस आतंकवादी को और उसको काबुल में छोड़ के आए। तो सोनी जी को पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना इस देश में कभी नहीं हुई कि आतंकवादी जो जेल में बंद थे, दुर्धंध आतंकवादी थे, उनको खुद हमारी सरकार लेके गई और छोड़ के आए। ये मुफ्ती मोहम्मद वो रूबिया शहीद की एक करके, उसके लिए आपने आतंकवादियों को छोड़ा। ये देश में ऐसी राष्ट्रीयता की अगर भावना, अगर ये भावना है तो मैं इसको नकारता हूं। चाहे जितने लोग शहीद हो जाए, आतंकवादियों को हम जेल से नहीं छोड़ेंगे और उनको उनके मुस्तकिल मुकाम पे पहुंचाना चाहिए। उनको जन्नत में बैठी हुई 70 हूरों के पास भेजना चाहिए। जो देशद्रोही आतंकवादी है उनको तुरंत निर्णय करना चाहिए, चाहे वो संस्था हो जो राजनीति के बहाने लोगों में असमानता फैला रही है, धार्मिक उन्माद फैला रही है और आतंकवादी गतिविधियों में लोगों को सक्रिय कर रही है, तमाम दंगे कर रही है। ऐसी संस्था को मध्य हिंदुस्तान में राजनीतिक दल का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसको बैन करना चाहिए। ठीक है, इसे बैन करना चाहिए, कोई स्थान होना नहीं चाहिए। दिनेश गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे? अभी राष्ट्रवाद की बात चल रही थी मध्य प्रदेश में, हाल ही में जो पीएफआई को लेकर मेरी तरफ से कहा गया कि तमाम चीजें खुलासे हुए,
सरकार कह रही है कि हमने जीरो टॉलरेंस रख रखा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इतने वक्त से क्या कुछ पक रहा था इस शांति के टापू जिसे कहते हैं राजनीतिक दल की शांति का टापू, लेकिन शांति के टापू में शांति से क्या क्या कुछ पका रहे थे आतंकी संगठन, इस बात का भी खुलासा होता है। राष्ट्रवाद का है। बिल्कुल, देखिए ये विषय, आप कोई भी चीज हम राष्ट्रवाद का उसको नाम देके यदि हम किसी जो कमजोरियां हैं या जिन पर हम कार्रवाई नहीं कर सके उनको हम छुपा नहीं सकते हैं। देखिए सबकी जानकारी में सारी चीजें थी तो अभी तक एक्शन हो जाना चाहिए। एक बहुत व्यवहारिक सा सवाल है पुनीत जी, जब पीएफआई पर बैन लगाया होगा तो निश्चित तौर पर एसडीपीआई को लेकर भी कोई इनपुट होगा, और जब ये संस्था रजिस्टर्ड हो रही थी इलेक्शन कमीशन में उसके पहले भी कोई ना कोई इनपुट तो लिया होगा ना, कहीं ना कहीं से चीजें आई होंगी। कोई राजनीतिक दल के रूप में इस तरह का संगठन यदि मान्यता पा जाता है तो फिर हम ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं कि ये कोई पॉलिटिकल प्रश्रय की बात हो या जानबूझ के चीजों को अनदेखा किया जा रहा हो। तो निश्चित तौर पे ये यदि पीएफआई पे जब बैन लगाया गया तो एसडीपीआई के बारे में भी जो सूचनाएं रही होंगी तो उसी के आधार पर उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बड़ा स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उस सवाल में दम भी है और इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। कैलाश सोनी जी भी यही कह रहे हैं कि साधुवाद देते हैं। हालांकि इसके पीछे गणित, अगर राजनीतिक गणित देखा जाए तो ध्रुवीकरण और तमाम तरीके की दलीलें भी दी जा रही हैं, लेकिन हर हाल में अगर इस प्रकार से कोई अंदर ही अंदर देश को खोखला करने की कोशिश कर रहा है और राजनीतिक रूप से भी कर रहा है तो उस पर एक्शन बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मध्य प्रदेश की महा डिबेट में इतना ही। नमस्कार।